हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल 5M विमर्श में। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं आज आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में वर्णन करूंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि महिलाओं की स्थिति मध्यकालीन भारत में कैसी थी और प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसे बिगड़ती चली जाती है। दोस्तों, अगर आप बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में हमने पढ़ा था, हमने समझा था कि मौर्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि केंद्र में मजबूत सत्ता होता है। लेकिन जब मौर्यन पीरियड का अंत हो जाता है तो वहां से लेकर के आधुनिक भारत की शुरुआत तक महिलाओं की स्थिति खराब ही होती चली जाती है। और आज जो आप भारत में महिलाओं की स्थिति आप देखते हैं, यानी कि आज के समय में जो महिलाओं की स्थिति को आप देखते हैं, उसका बुनियाद ब्रिटिशर्स के द्वारा रचा गया था। यानी कि महिलाओं की स्थिति में सुदृढ़ीकरण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ब्रिटिश भारत है। यानी ब्रिटिश भारत में इम्प्लीमेंट किया गया कानूनी व्यवस्था, ब्रिटिश भारत में किया गया प्रयास, वो आज के समय में महिलाओं की स्थिति को बताता है। दोस्तों, महिलाओं की स्थिति अभी भी सही से सुधरी नहीं है, क्योंकि महिलाओं को पॉलिटिक्स में सही से पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हम अगर बात करें आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति का, आधुनिक भारत में महिलाओं के इतिहास का, तो उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आधुनिक भारत की शुरुआत तो बहुत बाद में होती है, लेकिन आधुनिकीकरण का शुरुआत, मॉडर्नाइजेशन की भी शुरुआत, इसका जो स्टार्टिंग समय था वो यूरोप में बहुत पहले ही हो चुका था। यानी कि जिस समय भारत मिडाइवल पीरियड से जूझ रहा था, मिडाइवल पीरियड का दौर देख रहा था, उस समय यूरोप मॉडर्नाइजेशन का दौर देख रहा था। इसका कारण ये है कि यूरोप में बहुत सारी आविष्कारें हो चुकी थी, बहुत सारा आविष्कार हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि आज जो मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, आज जो मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, वो टेक्नोलॉजी का देन है। इसका कारण ये है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन हुआ है। लेकिन अगर आप बात करते हैं पास्ट की, तो जिस प्रकार का रिवॉल्यूशन अभी देखने को आपको मिलता है, उसी प्रकार का रिवॉल्यूशन आपको पास्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा जब आप इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, मेडाइवल भारत का जब दौर शुरू हो रहा था, उस समय यूरोप में आधुनिकीकरण का शुरुआत हो चुका था। यानी कि यूरोप के लोग भारत से सोच के मामले में कई आगे निकल चुके थे, जिसके कारण से ये होता है कि यूरोप में एक बेहतर व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी जा चुकी थी वहाँ पर, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने के कारण मशीन का दौर शुरू हो गया था, और कोई भी चीज का निर्माण यदि होता था तो वो मशीन के सहारे होता था, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी दुगना हो चुका था, जिसके कारण से यदि घंटों का काम था तो घंटों का काम सेकंड में होने लगा था, और प्रोडक्टिविटी बढ़ चुका था, और वहाँ पे जो वर्क पार्टिसिपेशन था वो महिलाओं को दिया गया था, जिसके कारण से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया था। और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाने के कारण महिलाओं के पास पैसे आते हैं, महिलाओं को अपना एक डिसीजन लेने का अधिकार हो जाता है, जिसके कारण से क्योंकि महिलाओं को डिसीजन लेने का अधिकार हो जाता है, वो हर प्रकार का फैसले कर सकती थी जो वो अपने जीवन में सोचती थी। तो दोस्तों, क्योंकि यूरोप में एक आधुनिक सोच आ गया था, एक नया सोच आ चुका था, और भारत उस पिछड़े सोच को ही ढो रहा था, जिसके कारण से भारत पिछड़ते ही चला गया। दोस्तों, जब भारत में आधुनिक सोच पनप नहीं पाता है, मिडाइवल पीरियड में आधुनिक सोच नहीं पनप पाता है, एक केंद्र में कुशल शासक की कमी हो जाती है। केंद्र में जो कुशल शासक था वो अकबर था,
जो केंद्र में जो योग्य शासक था वो जहांगीर था। उसके बाद जो योग्य शासक होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण से कहिए कि मिडाइवल पीरियड में यानी कि मध्यकालीन भारत में हम ये देखते हैं कि नया सोच पनप नहीं पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है, देश का बुनियाद कमजोर हो जाता है, व्यवस्था चरमरा जाती है और इसी का फायदा विदेशी लोग उठाते हैं। विदेशी लोग नए सोच के साथ भारत की खोज करते हैं। भारत आने के लिए एक नया मार्ग को ढूंढ लिया जाता है और भारत में इंडस्ट्रीज का सेटअप तैयार कर लिया जाता है, जिसके कारण से वो पहले भारत को एक एज ए मार्केट के रूप में देखते हैं। लेकिन जब वे भारत में व्यापार करना शुरू करते हैं, भारत को एज ए मार्केट देखना स्टार्ट करते हैं और भारत से बहुत सारा फायदा उनको मिलता हुआ दिखता है, लेकिन वो एक चीज नोटिस करते हैं कि भारत का पूरा बुनियाद ही खोखला है। तो भारत के राजनीतिक स्थिति में भी वो हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही आधुनिक तरीके से, बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से एक के बाद एक यहाँ के शासकों को हराना स्टार्ट कर देते हैं और कंपनी का रूल यहाँ पर स्थापित होना स्टार्ट हो जाता है। पहले अंग्रेज क्या करते हैं कि 1757 में पलासी की लड़ाई को जीत जाते हैं और बंगाल का बड़ा हिस्सा वो जीत जाते हैं। और बंगाल का बड़ा हिस्सा जीत जाने के बाद बंगाल एक बहुत ही घनाट प्रदेश हुआ करता था। बंगाल एक ऐसा प्रदेश हुआ करता था कि बंगाल में संसाधनों की कमी नहीं हुआ करती थी। अगर आप बात करें बिहार की, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पे खाने पीने की कमी बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और बंगाल का जो हिस्सा था वो बहुत ही बड़ा हिस्सा था और बहुत ही घनाट प्रदेश था, बहुत ही प्रचुर मात्रा में संसाधन यहाँ पर मौजूद था। और जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो कोलकाता को भारत की राजधानी बना देते हैं। अब क्या होता है कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी की शुरुआत हो जाती है। 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना वो करते हैं और उस 3 प्रेसिडेंसी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ भारत को कंट्रोल करना अंग्रेज सर्वप्रथम स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रेसिडेंसी वो था कोलकाता, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। और इन तीनों प्रेसिडेंसी जो है, ये 3 जो प्रेसिडेंसी है वो एक प्रकार का केंद्र की तरह हुआ करता था। यहीं से पूरे भारत को संचालित किया जाता था। कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी था उसका जो हेड हुआ करता था वो पूरे भारत का हेड हुआ करता था। अर्थात भारत में जो कोलकाता था वही भारत की राजधानी हुआ करती थी और कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी का मालिक हुआ करता था वही भारत का भी मालिक हुआ करता था। यानी कि कोलकाता का जो मालिक हुआ करता था वो गवर्नर जनरल के रूप में हम उसको जानते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में हम जानते हैं। तो भारत में जो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, भारत में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत जो होती है वो 1757 के पलासी की लड़ाई से शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति सुधरना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बात करें भारत में महिलाओं की स्थिति का, तो मध्यकालीन भारत में जैसे ही भारत का एक बुनियादी व्यवस्था गड़बड़ा जाता है तो यही वो समय होता है जब महिलाओं की स्थिति सुधरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे अंग्रेज लोग भारत के अलग अलग हिस्से पर कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे वैसे महिलाओं को एक इक्वल वर्क पार्टिसिपेशन देना वो स्टार्ट कर देते हैं, जिससे महिलाओं की स्थिति सुधरनी स्टार्ट हो जाती है। खासकर बड़े शहरों में, जैसे कि मुंबई अगर आप बात कर ले, जैसे कि कोलकाता अगर आप बात कर ले, जैसे कि मद्रास आप बात कर ले, ये तीनों प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम महिलाओं की स्थिति सुधरना स्टार्ट होता है। और इक्वल वर्क पार्टिसिपेशन देने के बाद महिलाएं भी अपने अधिकार के लिए लड़ना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, अगर आप बात करें 1829 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया सती प्रथा के ऊपर रोक की, तो ये लॉर्ड विलियम बैटिंग के काल में
ये ऐसा संभव हो पाता है कि महिलाओं की सती प्रथा के ऊपर बैन लगा दिया जाता है भारत में राजा राम मोहन के प्रयासों से। कानूनी तौर पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में एक कानून पारित करते हैं जिसके तहत महिलाओं को भारत में सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दिया जाता है। फिर 1857 के क्रांति से ठीक एक साल पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह की स्थापना हो जाती है, जिसके कारण से महिलाओं की स्थिति यहाँ से सुधरना स्टार्ट हो जाता है। फिर महिलाओं को इक्वल वर्क पार्टिसिपेशन दिया जाता है, फैक्ट्रियों में काम करने का मौका उसको मिलता है, जिसके कारण से उसके हाथ में पैसे आते हैं। महिलाओं का स्थिति तब सुधरना स्टार्ट होता है जब भारत में ईसाई धर्म का एंट्री हो जाता है और ज़्यादातर महिलाएं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ईसाई कमिश्नरी में शामिल हो जाते हैं और उनको शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से उनको शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त होता है। दोस्तों, फिर इसके बाद क्या होता है कि भारत में बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसकी स्थापना होती है और उस यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी शिक्षा के तहत महिलाओं को उस यूनिवर्सिटी में ये राइट मिल जाता है कि वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हो। फिर जो शादी के लिए मिनिमम एज का प्रावधान किया गया था वो 12 से बढ़ा करके 14 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि अब 9 वर्ष की लड़की का शादी नहीं हो सकता था, यानी कि बाल विवाह पर बैन लगा दिया गया था। फिर यदि आप बात करें तलाक के बाद महिलाओं को एलुमनी देने का, तो इसका भी शुरुआत अंग्रेजों के समय में ही स्टार्ट हुआ था। तो अंग्रेजों के द्वारा महिलाओं का जो बुनियादी जीवन था उसको सुधारने का भरसक प्रयास किया गया था। दोस्तों, अगर आप बात करें कि भारत एक विश्वगुरु था, अगर आप कहेंगे कि भारत एक विश्वगुरु हुआ करता था, तो दोस्तों भारत विश्वगुरु हुआ करता था ये बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत विश्वगुरु होता तो महिलाओं की स्थिति बिल्कुल सुधरती। इसका मतलब ये है कि भारत में जो ऊंचे तबके के लोग थे उन्हें ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलता था, जिसके कारण से ऊंचे घरानों की महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। इसका मतलब जब नालंदा यूनिवर्सिटी था तो उस समय केवल और केवल उच्च घरानों की महिलाओं को ही वो अधिकार दिया जाता था, यानी कि शिक्षा संबंधित अधिकार उच्च घरानों की महिलाओं तक ही सीमित थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो छोटे तबके थे, समाज के जो छोटे वर्ग के लोग थे, उनके वहां तक शिक्षा पहुंचता ही नहीं था। तो वहां तक क्योंकि शिक्षा नहीं पहुंचता था तो छोटे तबके के लोगों की महिलाओं में शिक्षा का अभाव था, जिसके कारण से महिलाओं की स्थिति खराब ही रही। छोटे तबके के लोगों में महिलाओं की स्थिति खराब ही रही। तो आज जो आप आधुनिक भारत में महिलाओं का जो स्थिति देखते हैं उसका बुनियाद ही ब्रिटिश काल में गढ़ा गया था। तो अगर आप बात करें मॉडर्न इंडिया का, तो उसका जो बुनियाद रखा गया था वो ब्रिटिशर्स लोगों ने ही रखा था। यानी कि आज का जो भारत आप देखते हैं उसका बुनियाद, आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं उसका बुनियाद ब्रिटिशर्स लोग ने रखा था। दोस्तों, अगर आप बात करें कि आज के भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, आज भी लोगों में मानसिकता बिल्कुल पुराने ख्यालों का ही मानसिकता है। अगर कोई महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनसे पूछ लिया जाता है कि तुम कहाँ गई थी, उतना देर से तुम कहाँ थी। तो ये जो मानसिकता है ये पुराना मानसिकता है और ये मानसिकता के कारण आने वाले समय में भी हो सकता है, बहुत ही मुमकिन है कि आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति वापस पहले जैसा हो जाए। जैसे कि हमने ये देखा, इतिहास में हमने ये देखा कि मौर्य काल का अंत जब होता है तो महिलाओं की स्थिति गिरती है। हमने ये देखा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था, जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है तो महिलाओं की स्थिति गिर जाती है।
तो जो एक योग्य प्रशासन जो होता है, योग्य प्रशासन जब उसमें जब कमजोरी आ जाती है, तब महिलाओं की स्थिति गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भारत में संभव हो सकता है। अभी तो कहिए कि भारत को आज़ाद होने में ही केवल और केवल 75 साल हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है, क्योंकि भारत प्रत्येक धर्म को समान नज़रिए से देखता है, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है कि धर्मों में आडंबर होने के कारण आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति फिर से गिर जाए, जिसके कारण से कहिए कि समाज में फिर से अराजकता की स्थिति आ सकती है। तो दोस्तों, आज भी हमारे भारत में महिलाओं को यदि इक्वल पॉलिटिकल अधिकार देने की बात की जाती है, तो उनके ऊपर शर्त रख दिया जाता है। उनके ऊपर शर्त रख दिया जाता है कि ऐसा होगा तभी महिलाओं को विधानसभा में या फिर लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, हमने आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा किया। मैंने आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति कैसे बदली, कैसे उसका युग परिवर्तित हुआ, हमने ये देखा। दोस्तों यदि आप बात करें कि महिलाओं की स्थिति को किसने सुधारा, तो हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है, उनको ठीक करने के लिए, उनको ठीक करने में बाहरी यानी कि विदेशियों का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि भारत के लोग ही नहीं चाहते थे कि महिलाओं की स्थिति सुधरे। फिर ब्रिटिशर्स लोग 200 साल हमारे ऊपर राज करते हैं, और उस 200 सालों में भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हैं जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पिछले 1100 वर्षों में नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, ये रहा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत में महिलाओं का इतिहास। दोस्तों, अगला जो वीडियो लाऊंगा मैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि मुझे हिम्मत मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही रोचक वीडियोस को बनाने का। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।